निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और व्यस्त रहें। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। अब आज सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत मैं आपको एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान को किस प्रकार से माना गया, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम इस विषय पर जब चर्चा हुई तो एक संगोष्ठी थी अमेरिका में। वो संगोष्ठी में एक विचार किया गया कि कोई ऐसा विषय लिया जाए जिसमें समस्त सामाजिक समस्याएं एक साथ समाहित हो जाए और उन सभी समस्याओं का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। तो सभी विद्वानों ने एक मत और ध्वनि मत से ये निर्धारित किया, निश्चित किया कि सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों को इसमें सम्मिलित किया जाए जो मानव जीवन और समाज से संबंधित हों। मानव जीवन और समाज से संबंधित 4 विषयों को प्रमुख रूप से सभी ने इंगित किया। नंबर 1 इतिहास, इतिहास हमें बताता है अब से पहले क्या हुआ। इतिहास के माध्यम से नई चीज़ों के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। जो कार्य पहले हुए उन कार्यों को संशोधित करते हुए हमें यहाँ तक आना है। जैसे हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज मानव जाति के उद्भव के समय कैसे थे, हम कैसे अपनी रक्षा करते थे, किस प्रकार से हमारा खान पान था। उसके बाद कुछ समय बाद ये चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय आवश्यकता जिस चेंज की थी वो चेंज हो गया। आज वर्तमान समय में भी हम वो चेंज करते आ रहे हैं जिन चीज़ों की हमें महती आवश्यकता है, लेकिन ये सारे चेंजेज हमें इतिहास के माध्यम से ही परिवर्तित करने होते हैं कि जो हमारी परंपराएं, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारा रहन सहन, जो हमारा खान पान था वो आज की स्थितियों के अनुकूल नहीं है। प्राचीन काल में जो था वो आज की स्थितियों के अनुकूल नहीं था, इसलिए उस समय की स्थितियों के अनुकूल उस समय उन्होंने अडॉप्ट किया और आज की स्थितियों के अनुकूल हम लोगों ने आज अडॉप्ट किया। तो इतिहास के माध्यम से हमें मानव जीवन के इतिहास के बारे में पता चलता है कि किस तरह से हम निरंतर विकास करके इस स्तर तक पहुँचे हैं। दूसरी बात करते हैं हम राजनीति विज्ञान। दूसरा जो विषय लिया गया था इसे राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। इस विषय में इस बात का अध्ययन किया गया कि मानव जाति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, मानव जाति को किस तरह से हम एकत्रित कर सकते हैं, किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, कौन से नियम कायदे कानून हमें बनाने चाहिए जिससे हम अवांछित व्यवहार को नियंत्रित कर सकें। मानवों को क्या अधिकार देना चाहिए, क्या उन अधिकारों के साथ उनका कर्तव्य होना चाहिए। इमेजिन आज हमारे संविधान में हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। हमें सड़क पर चलना हमारा अधिकार है, लेकिन लेफ़्ट में चलना हमारा अधिकार है, राइट में चलना अधिकार नहीं, बीच में चलना अधिकार नहीं। ट्रेन की पटरी पर चलना प्रतिबंधित है। यदि हम ट्रेन की पटरी पर चलेंगे तो ट्रेन हमें काट देगी। क्यों? क्योंकि वह प्रतिबंधित है। हमें पहले ही चेताया गया है संविधान के द्वारा कि भाई आप ऐसे नहीं चलें।
हमें हर विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार है, ये हमें सपोर्ट करता है संविधान। इक्वलिटी के लिए हम समान काम के लिए समान वेतन की बात कर सकते हैं, समान वर्ग के दूसरे वर्ग के बालकों के बराबर के अधिकारों की मांग कर सकते हैं, किसी भी विद्यालय में एडमिशन की बात कर सकते हैं, किसी भी विषय को चुनने का हमें अधिकार है। लेकिन इन सब के साथ हमारे कर्तव्य जुड़े हुए हैं। कर्तव्यों से तात्पर्य है किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो, उसे हम अधिकार कहते हैं, उसे हम कर्तव्य कहते हैं। अधिकार और कर्तव्य में यही अंतर है। लेकिन आज का आदमी स्वार्थी है, महत्वाकांक्षी है, वो दूसरे के अधिकारों को नज़रअंदाज करके अपने स्वार्थ के लिए अपने अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता। लेकिन राजनीति विज्ञान इसी बात पर जोर देता है कि हमें अपने अधिकारों पर तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। हम अपने अधिकारों की मांग करें तो कर्तव्यों को भी निर्वाह करें। तीसरा जो विषय है, शासन संचालन की व्यवस्था भी इसी में है। प्राचीन काल में किस तरह से राजा महाराजा शासन संचालन करते थे, मुगलों ने कैसे किया, अंग्रेज़ों ने कैसे किया, अब वर्तमान देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद वर्तमान समय में किस तरह से कर रहे हैं, इसके लिए भी मार्गदर्शन हमें राजनीति विज्ञान से ही मिलता है। शासन संचालन की समस्त जो प्रक्रिया है, शासन संचालन के समस्त नियम कायदे कानून हैं, वो सब इस विषय में समाहित हैं। इसीलिए मानव जाति के भले के लिए इस विषय को भी इसमें रखा गया। तीसरा जो विषय है भूगोल। इस विषय की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक अध्ययन विषय में इस विषय को भी इसीलिए सम्मिलित किया गया कि भूगोल के माध्यम से हम भौगोलिक स्थितियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि कहाँ की भौगोलिक स्थिति मानव जाति के अनुकूल और कहाँ की प्रतिकूल परिस्थितियों को किस तरह से हम अनुकूल बना सकते हैं, हमें ऐसा क्या करना है, ये सारी जानकारी हमें यह विषय देता है। किस क्षेत्र में कौन सी फसलें होती हैं, उनका किस तरह से उत्पादन होता है, ये सारी जानकारी हमें भूगोल से मिलती हैं। हमारे पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे राज्य में भौगोलिक स्थितियों को, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के सांस्कृतिक विरासत को, सारी बातों को हमें यही विषय बताता है। और चौथा विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के माध्यम से हमें इस बात का पता चलता है कि कितनी हमारी जनसंख्या है और हमारा आर्थिक विभाजन किस तरह का है, किस तरह से हम अर्निंग करें, रोज़गार हमें किस तरह से मिले, और किस तरह से गवर्नमेंट भी इसी विषय के माध्यम से ये निर्धारित करती है कि किस तरह से जनसंख्या के अनुपात के आधार पर हमें रोज़गार देने हैं, किस तरह से हम अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कितने लोगों को नौकरी पर रखना है, कितनों को नहीं रखना है, फसलें किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं, किस तरह से उनके रेशो को बढ़ाया जाए, किस तरह से हम जो आर्थिक सहायता हैं वो लोगों में किस तरह से दी जाए। तो वो सारी विषयों की जानकारी हमें ये अर्थशास्त्र देता है। पांचवा जो विषय, इन चार विषयों को ध्यान में रखते हुए एक पांचवें विषय की बात और चली तो समाजशास्त्र को भी इस विषय में रख दिया गया। समाज से संबंधित समस्त कार्य, इन चारों सब्जेक्टों में जो बात कही गई है वो व्यक्ति से संबंधित कही गई है, और इस विषय में जो बात कही गई है वो समाज से संबंधित कही गई है। समाज से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन हम इस विषय के माध्यम से करते हैं। इस तरह से इन पांचों विषयों को क्रमबद्ध रूप में जोड़ने के बाद एक नए विषय का उद्भव हुआ, वो विषय है सामाजिक विज्ञान विषय। इस विषय को सामाजिक अध्ययन विषय जो नाम दिया गया था वो 1892 में दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से इस विषय को जो मान्यता मिली वो 1916 में मिली। 1916 इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय को रखने के लिए
कि भाई इस विषय को रखा जाए या नहीं रखा जाए, इस विषय को स्वतंत्र नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई जिसे नेशनल काउंसिल का नाम दिया गया। नेशनल काउंसिल ने इस बात पर शोध किए कि क्या यह विषय उपयोगी होगा, क्या यह विषय उपयोगी नहीं होगा। शोध किया, विभिन्न लोगों से विचार विमर्श किया, सभी के सुझाव आमंत्रित किए। उसके बाद यह निर्धारित किया गया 1916 में कि हाँ, यह विषय समाज हित का है, यह व्यक्ति हित का है, पूरे संपूर्ण समाज का है, पूरे विश्व स्तर का है, क्यों ना इस विषय को हमें अपने पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए। इस तरह से यह विषय जोड़ा गया। अब बात करते हैं भारत की। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपना शैक्षिक ढांचा हम लोगों ने तैयार किया। हालांकि लॉर्ड मैकाले के पैटर्न पर ही हम आज तक पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन उसमें हमने कुछ सुधार भी किया। अपने आयोग भी गठित किए गए। मुतालिया आयोग 1952 में गठित किया गया था। उस आयोग को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या यह विषय समाज उपयोगी है, क्या यह विषय मानव उपयोगी है। मुतालिया आयोग ने अपनी सिफारिश में ये बात कही गई थी कि सामाजिक अध्ययन ही एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम अच्छे तरीके से समाज को कुछ दे सकते हैं। इस विषय के अभाव में अच्छे समाज की कल्पना करना भी मुनासिब नहीं होगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इन सारी विषयों को सारी विषयों की इकाइयों को, जो इकाइयाँ मानव हित से संबंधित है, समाज हित से संबंधित है, उन इकाइयों को जोड़कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है शैक्षिक क्षेत्र में, वो दो ही हैं। एक तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पद्धति और दूसरी समाज विज्ञान विषय का उद्भव। समाज विज्ञान विषय के उद्भव से हमें किन किन चीज़ों का लाभ हुआ। हमें एक ही विषय में मानव जीवन से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें मिल गया। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय एक सामाजिक महत्व का विषय है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अतः स्वतंत्र विषय के रूप में इसे लागू किया गया, यह उचित ही किया गया। अब बात करते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय का स्थान। जब बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान विषय के स्थान की, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग और इंटरनेशनल स्टडी टीम के द्वारा यह विचार विमर्श किया गया कि इस विषय को इस प्रकार से पढ़ाया जाए जिसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों में तारतम्यता हो। कभी कभी ऐसा होता है हम सैद्धांतिक बात कुछ करते हैं, प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाता। तो इस बात के लिए हमारे जो विभिन्न आयोग गठित किए गए थे, पूरी दुनिया की टीम इस पर काम कर रही है, आज भी कर रही है, कि ऐसा विषय, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी यूनिट्स इसमें रखी जाएं जो समाज हित की हों, सामाजिक हित की बात करें, मानव कल्याण की बात करें। तो इस तरह से यह विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में हमारे सामने आया। जब तक हमें सामाजिक गुण, आदर्श और आदतों का विकास हम बालकों में नहीं कर पाएंगे, इस विषय की कल्पना करना उचित नहीं है। हम ये तीनों गुण जब तक बालक में विकसित नहीं करेंगे, उनका सामाजिक चरित्र हमारे सामने नहीं आएगा, उनका सामाजिक चरित्र का निर्माण नहीं होगा। उनके सामाजिक चरित्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि हम इस विषय का अध्ययन उनके लिए कराएं। सामाजिक विज्ञान विषय विद्यालय पाठ्यक्रम में इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। इसकी स्थिति को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है समाज शास्त्रीय स्तर, दूसरा जो किया गया है वो शैक्षिक स्थिति या शैक्षिक स्तर, और तीसरी मनोवैज्ञानिक स्थिति या मनोवैज्ञानिक स्तर। समाज शास्त्रीय स्तर की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा शास्त्र, समस्त शिक्षा शास्त्री विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान अथवा पर्यावरण अध्ययन
अथवा सामाजिक अध्ययन। विषय का स्थान। इन तीनों विषयों को सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन विषय, इन तीनों विषयों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्तर पर। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के नाम से है, सेकेंडरी लेवल पर जब हम पहुंचते हैं तो समाज विज्ञान है, उसके बाद जब अपन प्रशिक्षण के स्तर पर पहुंचते हैं तो उसी विषय का नाम सामाजिक अध्ययन विषय हो जाता है। इस तरह से यह विषय समाज हित का एक बहुत ही अच्छा विषय है। जितने भी दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री हैं, दुनिया भर का शिक्षक वर्ग, प्रगतिशील विचारधारा के विद्वान, समाजशास्त्री, सभी ने एक मत से यह बात स्वीकार की है कि सामाजिक अध्ययन विषय, समाज विज्ञान अथवा पर्यावरण विज्ञान का आज के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना बहुत ज़रूरी है। यदि इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता है तो हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए बेहतर है कि हमें विद्यालय पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया जाए। यदि इस विषय को हम सम्मिलित नहीं कर पाते हैं तो आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पूरा विश्व ग्रसित है, उन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जैसे आज युद्ध की विभीषिका में हम सब लोग जल रहे हैं, सबके दिमाग में एक भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध हो जाए। युद्ध होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके माध्यम से जनहानि तो होती ही है, देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, आर्थिक हालात चरमरा जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियां नहीं लेकिन इन स्थितियों को रोकने वाला यदि कोई विषय है तो यह विषय ऐसा विषय है जो हमारे सोचने के नज़रिए को, हमारे थिंकिंग पावर को बहुत ब्रॉड करता है, जिससे हम मानव कल्याण की बात करेंगे, मानव विनाश की बात नहीं करेंगे। युद्ध की विभीषिका या मतभिन्नता, अनाचार, अत्याचार, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ये सब काम नहीं होंगे यदि इस विषय का अध्ययन हम अपने भावी पीढ़ी को अच्छे तरीके से कराएंगे तो। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि इसका समाधान कैसे हो, इसके समाधान के लिए ज़रूरी है आपसी सामंजस्य। जब तक हमारे विचारों में सामंजस्य नहीं होगा, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो इस तनाव को टालना संभव नहीं है। युद्ध की विभीषिका, देश के विकास का अवरुद्ध होना, ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप चीन, पाकिस्तान, भारत देख लीजिए, नेपाल भी हमारे साथ थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं हैं वर्तमान में। तो ऐसी स्थिति में यदि एक दूसरे की सहायता की जब हम बात करते हैं तो ये संभव नहीं है कि ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे की सहायता करें। लेकिन यदि हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तो ना ही हमारा आर्थिक नुकसान होगा। अभी दोनों देशों की सेनाएं डोकलाम एरिया में जमी हुई हैं, कितना खर्चा वहाँ हो रहा है, कितना तनाव वहाँ हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर टिकी हुई है। यदि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का विषय पूरे विश्व में एक ही प्रकार से कराया जाता, एक ही सिलेबस रखा जाता, एक ही सारी बातें बताई जाती, तो सबके समान विचारधारा हमारे मस्तिष्क में आती, सबके विचार एक नया ट्रेंड बनता और उस ट्रेंड के माध्यम से हमारे सामने जो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं उपस्थित हो रही हैं, ये समस्याएं उपस्थित नहीं होती। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसी विभीषिका को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सामाजिक अध्ययन विषय का सभी बच्चों के लिए अध्ययन कराएं। प्रशिक्षण के दौरान जितने भी प्रशिक्षणार्थी आएँ, उन हर प्रशिक्षणार्थी को सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन कराया जाना चाहिए। यदि उसने ग्रेजुएशन लेवल पर इन 5 विषयों में से कोई भी विषय लिए हैं तो 5 विषय में से 2 विषय जिसने भी लिए हैं उन सबको इन सारी विषयों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही वो अपने रियल लाइफ में जब स्कूलों में ज्वाइनिंग करेंगे, स्कूलों में पढ़ाने जाएंगे, तो एक विषय का विशेषज्ञ टीचर वहाँ बच्चों को पढ़ाएगा, जिससे उनका माइंड मेकअप होगा और जो उनके मस्तिष्क में जो विद्वेष की भावना चल रही है वो विद्वेष की भावना दूर हो जाएगी और पूरा विश्व अपने आप को एक कुटुंब के रूप में मानेगा। इस तरह से यह विषय एक सौहार्द बनाने वाला विषय है, अर्थात अनिवार्य रूप से इस विषय का अध्ययन हर शिक्षक प्रशिक्षणार्थी को कराया जाना चाहिए, ताकि भावी जीवन में जाकर वो प्रशिक्षणार्थी अच्छे नागरिक देश के लिए दे सकते हैं, अच्छे तरीके से अच्छी संस्कार बालकों में दे सकते हैं।
सामाजिकता, अब बात करते हैं इसके मुख्य ध्येय क्या हैं। सामाजिक अध्ययन विषय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके ध्येय क्या है समाजशास्त्रीय स्थिति के आधार पर। पहला जो इसका ध्येय है सामाजिकता तथा सामाजिक चरित्र और सामाजिक आदर्शों का विकास करना है। जब तक हम सामाजिक संस्कार बालकों में विकसित नहीं करेंगे, सामाजिक चरित्र उनके अंदर विकसित नहीं होगा। जनित की भावना, दूसरा है जनित की भावना इन बालकों में जब तक नहीं पनप सकती, जब तक हम उन बालकों के साथ अपने परिवार जैसा, अपने घर जैसा एनवायरनमेंट हम कक्ष में नहीं देंगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं तो उन बालकों में ये भावना विकसित नहीं हो पाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थिति। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय की विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या स्थिति है, यानी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा का जो पाठ्यक्रम चलता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE बोर्ड में, उसमें इस पाठ्यक्रम की स्थिति क्या है। इसकी स्थिति को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। पहली समाजशास्त्रीय स्थिति, दूसरी स्थिति है इसकी शैक्षिक स्थिति, और तीसरी है मनोवैज्ञानिक स्थिति। विद्यालय पाठ्यक्रम में जो स्थिति है उसको 3 भागों में हमने यहाँ विभक्त कर दिया है कि समाजशास्त्रीय स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है और मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। बात करते हैं समाजशास्त्रीय स्थिति की। समाजशास्त्रीय स्थिति को हम इस तरह से हम यहाँ अलग अलग भागों में व्यक्त कर सकते हैं। जनहित की भावना, जनहित की भावना का विकास, आज का बालक जब अपने परिवार में पहुंचता है विद्यालय अध्ययन के बाद, और वहाँ उसको ये महसूस होता है कि ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, यहाँ जो स्थितियाँ चल रही हैं, वो जनहित की हैं या नहीं, आम लोगों के, सभी के पारिवारिक, सामाजिक, सभी लोगों के हित की हैं कि नहीं। यदि वो ऐसा लगता है कि ये मानव जाति के विरोध में बातें हो रही हैं, मानव जाति के विनाश के लिए ये बातें हैं, या मानव जाति के उत्थान के लिए नहीं पतन के लिए ये बातें हैं, तो उन बातों पर इस विषय के अध्ययन के माध्यम से बालक सोचेगा या फिर निर्णय करेगा। इससे बालक में चिंतन शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जनहित की भावना यह विषय हमारे बालकों में विकसित करती है। दूसरा है जनतंत्रीय वैयक्तिक भावना। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति में जनतांत्रिक भावना विकसित होती है, जिससे वो समाज के बारे में सोचता है, जिससे दूसरों के बारे में सोचता है। हम किसी के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं करें, हम किसी के हितों पर कुठाराघात नहीं करें, हम किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। इन बातों पर ये विशेष जोर देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय की स्थिति विद्यालय पाठ्यक्रम में जनतांत्रिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी है। बौद्धिक साहस भी इसके माध्यम से विकसित होता है। जब हम वैचारिक दृष्टि से
सुदृढ़ होंगे, रिच होंगे, तो कहीं भी हम किसी भी प्रकार की मात नहीं खा पाएंगे। यदि बौद्धिक दृष्टि से हम मैच्योर नहीं हैं या रिच नहीं हैं तो हम हर जगह मात खा जाएंगे। कहीं भी ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वो बौद्धिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है, वहाँ हम कर सकते हैं, जहाँ नहीं करना है वहाँ नहीं कर सकते हैं। इस बात का भान हमें यह विषय कराता है। इसके बाद आगे जब बात करते हैं विभिन्न वातावरणों में सामंजस्य, यह विषय एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार का वातावरण बना हुआ है। सारे वातावरणों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें प्रेरणा देता है, बौद्धिक दृष्टि से हमें इतना रिच करता है कि हम उन विपरीत परिस्थितियों में भी एडजस्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई कश्मीर का आदमी है, राजस्थान आता है, जून के महीने में आता है तो यहाँ की गर्मी सहन करने में उसे दिक्कत आएगी। कोई राजस्थान का आदमी है, जनवरी के महीने में कश्मीर में चला जाए तो वहाँ की स्थितियों को अनुकूल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम बौद्धिक दृष्टि से बहुत रिच होंगे तो हम विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। हम वहाँ के लोगों से घुल मिल के उस समस्या का समाधान कर लेंगे, या हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करके हम उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेंगे। और अपनी जीवन क्रियाओं के चुनाव, अपनी जीवन क्रियाओं के चुनाव में सक्षम हूँ। यह विषय हमें अपने जीवन की क्रिया, जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सब के चयन के लिए हमें यह एक स्तर देती है, चयन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। यह विषय जैसे मान लीजिए हमें साइंस पढ़ना है तो साइंस के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें कहाँ नौकरी करनी है, कौन सा जॉब करना है, इन सारी चीज़ों के चयन के लिए हमें इस विषय के माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि कौन सा जो जॉब है वो हमारे अनुकूल है, कौन सा जॉब आज समाज में डिमांड कर रहा है कि भाई ये जॉब हो तो इससे फ़ायदा होगा, समाज के लिए ये चीज़ें मिलेंगी। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है विद्यालय पाठ्यक्रम में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा स्थान बनाए हुए है। बाकी कल। धन्यवाद।